बूढ़े बाप का कठोर फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े बाप का कठोर फैसला। अरे राहुल के पापा, उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए हैं। कल ही राहुल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने तुम्हें सुबह शाम घूमने के लिए कहा है। एक तो रिपोर्ट में डायबिटीज निकल आई है, ऊपर से तुम्हारे घुटनों का दर्द। थोड़ा बुढ़ापे पे अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसी रहूंगी। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, नींद में बड़बड़ाते हुए अशोक जी ने कहा। चलो अब इतना कह ही रही हो तो उठ जाता हूँ। 10 मिनट दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पास के पार्क में घूमने चलूँगा। वरना बुढ़ापे पे मुझे समस्या हुई तो तुम्हें ये सेवा करनी पड़ेगी। बहू बेटे दोनों ही नौकरी करते हैं, वो तो हमारी सेवा करने से रहे नहीं। मैं तुम्हारा काम नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए चलो तुम्हारे साथ पार्क में वॉक ही कर लूँगा। इतना कहकर अशोक जी अपने फुल कपड़े पहन लेते हैं। बाहर बहुत सर्दी है। अलमारी से एक शॉल उड़ाते हुए कौशल्या जी को देते हुए कहते हैं, भगवान तुम भी शॉल लो, बाहर बहुत ठंडी है, कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। शॉल ओढ़ कर दोनों पति पत्नी घर के पास वाले पार्क में घूमने के लिए चले गए। 1 घंटे तक दोनों घूमते रहे। उसके बाद पार्क में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे। पार्क में घूमते घूमते पूरा 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। कौशल्या जी कहती, अब जल्दी से घर चलो बेटा, बहू के ऑफिस के जाने का समय हो रहा है। बहू 9 बजे ही निकल जाती है। बेटा तो फिर भी 10 बजे तक जाता है। मुझे जल्दी से टिफिन बना कर देना है। अगर इधर से लेट हो जाऊंगी तो टिफिन देने में लेट हो जाएगी। हाँ कौशल्या, चलो घर चलते हैं। दरअसल अशोक जी पहले तो अपने पतक गांव में रहा करते थे। बहुत समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। बुढ़ापे में जाकर उनको राहुल मिला था। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी अशोक जी ने अपने बेटे को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। किस्मत ने भी साथ दिया। आज राहुल बहुत अच्छे शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी है, एक स्कूल में टीचर है। दोनों ही अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। माता पिता गांव में अकेले रहते थे। राहुल को पहले अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए जिद करके राहुल अपने माता पिता से कहता है कि आप हमारे साथ शहर में आ जाइए। बार बार लोगों की तबीयत खराब होती है, हमारे गांव में बार बार आना पॉसिबल नहीं है। बेटे राहुल के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पे अशोक जी अपने गांव के घर और ज़मीन को बेचकर बेटी बहू के पास शहर आ गए। 6 महीने तक वो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद बहू को अपने सास ससुर घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। सास तो फिर भी ठीक थी क्योंकि वह घर के कामों में मदद कर देती थी, लेकिन अशोक जी बहू को फुली आँख में नहीं सुहाते थे। उसे लगता था कि यह कुछ काम तो करते नहीं, घर में पूरा दिन फालतू ही बैठे रहते हैं। पता नहीं राहुल ने इन दोनों को इधर क्यों बुला लिया। अच्छा होता गांव में ही रहते, लेकिन राहुल पर तो अपने माता पिता की सेवा करने का भूत सवार था। अब आ गए हैं तो झेलना तो मुझे ही है। एक दिन अशोक जी और कौशल्या जी पार्क में घूम रहे थे। तभी कौशल्या जी की नजर अशोक जी के जूते पे गई, जो अंगूठे के पास दोनों तरफ से फट गई थी। अशोक जी का अंगूठा जूते से बाहर निकल गया। कौशल्या जी कहती, आपके जूते फट गए हैं, राहुल से कह देना मैं आपके लिए नए ले आऊँगी। कौशल्या, मैंने 10 दिन पहले ही नए जूते लाने के लिए कहा था, शायद भूल गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं उसको आज याद दिला दूँगी। मैं आपके लिए नए जूते ले आ गएगा। घर आते ही कौशल्या जी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। बेटा जब ऑफिस जाने के लिए नहा कर आया तो कौशल्या जी अपनी बेटी से कहती, राहुल तुम्हारे पापा के जूते फट गए हैं, उनके लिए एक जोड़ी नए जूते ले आना। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल कहता है, ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पापा के लिए नए जूते ले आऊँगा। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही राहुल की पत्नी पूनम अपने पति और सास की बातों को सुन लेती है। सुबह के वक्त वो अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसे भी ऑफिस जाने की जल्दी है और राहुल भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन वो शाम को अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम के समय कौशल्या जी और अशोक बाबू अपने कमरे में बैठे बैठे चाय पी रहे हैं। तभी उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया।
अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ही रहा था कि पूनम अपने पति से कहती है, शिवा माँ जी तुमसे क्या कह रही थी, मैंने सब सुन लिया है। नए जूते मंगाते की बात कर रहे थे। पापा को उन्हें जूते मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पुराने हुए जूते रखे हैं जो कि अब तुम पहनती नहीं हो, उन्हीं में से एक जोड़ी उठाकर मैं पापा को दे दूंगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राहुल कहता है, ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे वो कर दो, लेकिन पापा को एक जोड़ी जूते ज़रूर दे देना। ठीक है दे दूंगी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसे की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम पापा को जूते दे देना। इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है? पता नहीं क्यों पूनम को अपने सास ससुर जी का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और अगर वो जरा से भी खर्च बता देते तब तो वो घर में तांडव भी कर देती थी, और आज उसने वही करने की कोशिश की। लेकिन राहुल की समझदारी से घर में छोटे मोटे कलेश होने से बच जाते थे। पूनम ने अपने पति से यह बात इतनी तेज आवाज में कही थी कि कमरे में बैठे हुए कौशल्या जी और अशोक जी ने स्पष्ट रूप से सुन ली थी। बाबा की चली गुड़ी सुनने के बाद में दोनों ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अब तो उन्हें बहू बेटे के पास रहते रहते पूरा साल हो गया था। बहू की बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। कोई दूसरा चारा भी नहीं था जहाँ वो चले जाते, क्योंकि गांव का घर और ज़मीन उन्होंने बेच दी थी। एकमात्र बेटे का ही सहारा था, इसलिए वे अपनी बहू से कभी कुछ नहीं कहते थे। अगर बहू से कुछ कहेंगे तो फालतू में घर में कलेश हो जाएगा। यही सोच करके दोनों पति पत्नी शांत रहते और बेचारी कौशल्या जी घर के सारे काम करते रहती कि सब कुछ ठीक से चलता रहे। हालांकि राहुल अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं कहता था, लेकिन अपनी पत्नी को स्वभाव के आगे कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता था। अगर वो चाहता तो अपने पिता के लिए नए जूते ला सकता था, क्योंकि वो खुद पैसे कमाता है, उसके माता पिता है, वो अपने माता पिता की ज़रूरत को पूरा कर ही सकता है। इसमें उसे पत्नी की परमिशन की क्या आवश्यकता है? कौशल्या जी ने भी अपनी किस्मत मानकर बहू बेटे के पास रहना ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था जहाँ वो दोनों पति पत्नी जाकर रहने लगे। अगले दिन पूनम अपने पति के पुराने जूते निकाल कर आकर में लेकर आई और अशोक जी के सामने फेंकते हुए बोली, यह लो पापा, इन जूतों को पहन लो, तुम्हारे बेटे के ही है, बहुत दिनों से पहन नहीं रहे थे, ऐसे ही रखे थे तो सोचा आपको ही दे देते हैं। वैसे भी मैं यह जूते कचरे वाले को देने वाली थी, लेकिन तुम्हारे जूते फट गए तो तुम रख लो। बहू की बात सुनकर कौशल्या जी सोचती है कि पुराने जूते देख कर भी बहू मेरे पति को एहसान दिखा रही है, जबकि मैंने और मेरे पति ने कल उसकी सारी बातें सुन ली थी। उनके बेटे से जूते नहीं लाने से मना कर दिया था। अशोक जी चुपचाप से उन जूतों को उठा लेते हैं। पार्क में घूमने गए तो पता चला वो जूते थोड़े से टाइट हैं, जिसकी वजह से ना तो ठीक से घूम पा रहे हैं और ना ही चल पा रहे हैं, बल्कि उन जूतों ने अशोक जी के पैरों को काट दिया है। वो जूते को उतार कर पार्क में एक जगह रख दिया। कौशल्या जी पूछती, क्या हुआ, जूते क्यों उतार दिए? जूते बहुत टाइट हो रहा है, मैं इन जूतों को नहीं पहन सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से उन जूतों को पहन करके अशोक जी घर आते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसे वो पार्क जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं, मैं छोटे जूते को पहन कर नहीं चल सकता, उसने मेरे पैरों को बहुत दर्द होता है और फटे हुए जूते पहनकर भी नहीं चल सकता, इसलिए अब मैं कल से पार्क नहीं जाऊंगा। एक दिन पड़ोस में किसी ने उधर फंक्शन था जहां पर सभी लोगों को बुलाया गया। राहुल अपने माता पिता और पत्नी के साथ उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए गया, लेकिन अशोक जी उधर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके पास जूते ही नहीं थे। क्या पहनकर जाएंगे? राहुल कहता है, क्या हुआ पापा, आप क्यों नहीं जा रहे हो बेटा, मेरे पास जूते। अशोक जी इतना ही कह पाते हैं कि पूनम बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, जूते क्या वो उन जूतों में दिए थे आपको? जूते उन्हीं को पहन कर चलो, क्या समस्या है? पूनम को सब पता है कि वो जूते उसके ससुर जी को नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पति के सामने बात को छुपाने की कोशिश करती है, जबकि बेटे को यह नहीं पता कि उसके जूते पिता को नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पार्क जाना बंद भी कर दिया है। बहू की बात सुनकर अशोक जी और कौशल्या जी जैसे तैसे पड़ोस के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो गए। पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग वापस आ गए थे।
कि रास्ते में ठीक से अशोक जी को दिखाई नहीं दिया और जूते भी बहुत टाइट था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अचानक सामने पत्थर आ जाने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके अंगूठे से बहुत तेज चोट लग गई, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति आया और अशोक जी के पैर से जूते निकाल कर उनके घाव को देखने लगा तो वो राहुल से कहता, राहुल तुम्हारे पिताजी कितने छोटे जूते पहनते हैं, उनके पैरों में बन भी नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने नंबर से 2 नंबर छोटे जूते पहने हो। कितने टाइट है उनके पैर में से ठीक से निकल भी नहीं रहे हैं। एड़ी के पास का हिस्सा छिल गया है। क्या तुम जूते दिलाते वक्त अपने पिता को अपने साथ नहीं लेकर गए थे? ऐसे ही लेकर गए क्या? राहुल ने अपने पापा के पैरों को देखा तो सच में उनके पैर पूरी तरह से छिले हुए हैं और जिस अंगूठे में चोट लगी है उससे बहुत तेज खून बह रहा है। यह देख कर के कौशल्या जी घबरा जाती है। जल्दी से राहुल अपने पिता को घर लाया, उसकी मरहम पट्टी की और आराम करने के लिए कहा। आज राहुल को रात में नींद नहीं आई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसके पिताजी ने उसके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन अपनी पत्नी की बात मानकर एक जोड़ी जूते नहीं दिलाए। मेरे पिताजी इतने दिन से छोटे जूते पहन रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कहा। माँ भी पूरे दिन रसोई में काम करती है, वो भी कभी कुछ नहीं कहती है। मैंने देखा है पूनम घर में गिने चुने काम ही करती है, बाकी पूरा दिन घर में आराम करती है। बगल में देखा तो पूनम बड़ी चैन से सो रही थी, जबकि उसकी माँ के कमरे से लाइट अभी भी ऑन है। अपनी माँ के कमरे की लाइट ऑन देखकर वो आंगन में आया तो देखा पापा तो सो गए हैं, लेकिन माँ नहीं सोई है। वो लगातार पापा को देखे जा रही है और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अपनी माँ को इस हालत में देख करके राहुल को बहुत बुरा लगा। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। मेरे ही घर में मेरे माता पिता इतने पराये हो गए कि मुझसे दुख तकलीफ भी नहीं कह पा रहे हैं। माँ आधी रात को कमरे में अकेली बैठकर रो रही है, लेकिन मुझसे नहीं कह रही है। राहुल रसोई में गया। अपने माता पिता के लिए उसने चाय बनाई। 3 कप चाय लेकर वो माँ के कमरे में आया। अपने बेटे को देख करके कौशल्या जी एकदम से चौंक गई। बेटा तुम इतने टाइम से चाय बनाकर क्यों ले आए? मुझसे कह देते, मैं बना देती। अपनी माँ को ऐसा हड़बड़ाते हुआ देख करके राहुल को समझ में आता है यह हड़बड़ाहट पूनम की वजह से है, क्योंकि पूनम ने माँ को घर के कामों में इस तरह से उलझा कर रखा है कि अगर आधी रात को भी काम पड़ जाए तो वो माँ को ही याद करती है और माँ कभी भी काम के लिए मना नहीं करती। और शायद इसलिए आज मैंने जब रात को चाय बनाई तो माँ को लगा कि मैंने चाय क्यों बना ली। ऐसा ना हो कि बहू नाराज हो जाए कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। राहुल चाय की प्लेट को एक तरफ रखता है, भागकर अपनी माँ के गले लग जाता है, फूट फूट के रोने लगता है। कौशल्या जी घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? माँ मुझे माफ़ कर दो। एक ही घर में रहते हुए मैं अपनी दुख तकलीफ कैसे नहीं समझ पाया। मैं यह भी क्यों नहीं समझ पाया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकूं। गांव के घर ज़मीन बिक कर आपने पास बुला लिया और सारे पैसे ले लिया। आपके पास पैसों की कोई जरिया भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप दोनों को अपने पास बुला तो लिया, लेकिन अपने फर्ज पूरे नहीं कर पाया। मैं देखता हूँ तो अब समझ में आता है कि जिस दिन से आप दोनों आए हैं मैंने आप दोनों से ठीक से बात भी नहीं की है। माँ पूरा दिन रसोई में लगी रहती है, लेकिन अब मैं यह सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। माँ अपने बेटे की बात सुन करके कौशल्या जी की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि इतने दिनों बाद बेटे ने इतने अपनेपन की बात की है। कौशल्या जी के मन का गुबार अपने बेटे के सामने निकल जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। मन का गुबार अगर आंसुओं से निकल जाए तो दिल हल्का हो जाता है। आज बेटे ने दुखती राख पर हाथ रख दिया तो कौशल्या जी अपनी आंसुधारों को बहने से रोक न सकी। आज माँ बेटे का ऐसा मिलन हुआ कि उसकी मिलन को देख करके पास में सो रहे अशोक जी भी जाग गए। कहीं ना कहीं उन्होंने भी माँ बेटे की बात सुन ली थी। उनकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। माँ बेटे के बीच में कुछ ही बोलना ज़रूरी नहीं समझा। बेटा समझ गया, इतने ही
बहुत है। राहुल अपने माता पिता को कुछ समझाता है, उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह पूनम जब सोकर उठी तो उसने देखा कि रसोई में माँ जी अभी तक नहीं आई है। उसके और राहुल के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। हड़बड़ाते हुए कौशल्या जी के कमरे में आई और कहती है, माँ जी उठो, अभी तक सो रही हो, जल्दी से रसोई में जाकर मेरा और राहुल का टिफिन तैयार करो, नहीं तो हमें जाने में देर हो जाएगी। तभी पीछे से राहुल आता है और कहता है, पूनम माँ टिफिन नहीं बनाएगी, एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, माँ पूरी रात ठीक से सोई भी नहीं, तुम्हें उसकी हालत नहीं दिखाई देती, अब वो हमारा टिफिन नहीं बनाएगी, तुम्हें खुद ही मेरा और तुम्हारा टिफिन बनाना पड़ेगा, साथ ही माँ और पापा का खाना भी बना कर रख जाना। क्या फालतू के बकवास कर रहे हो राहुल, मैं इतनी सुबह सुबह उठ कर के टिफिन बनाऊंगी और इन लोगों के लिए खाना बना कर जाऊंगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, जल्दी से अपनी माँ से कहो रसोई में आए, और फिर खाना भी नहीं होता, घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो तो मैं कर रही हूँ। पूनम का घर में बहुत सारे काम होते हैं जिसको तुम माँ से करवा रही हो, और जिनकी एहसान भी नहीं मानती थी। माँ तुम्हारा टिफिन तैयार करके देती है, हमारे जाने के बाद पूरा घर फैला होता है, उसको संभालती है, लेकिन अब माँ नहीं करेगी। घर के काम के लिए मैं आज से ही एक काम वाली रखने वाला हूँ, जो घर की साफ सफाई करेगा, बर्तन धुलेगी, खाना तुम बनाओगी, थोड़ी बहुत जो काम होगी बाद में माँ देख लेगी, लेकिन जो तुम्हारे काम है खाना बनाने के लिए वो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। कभी ज़रूरत हुआ या फिर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो माँ खाना बनाएगी, लेकिन नॉर्मल माँ रसोई में खाना नहीं बनाएगी। राहुल की बात सुन करके पैर पटकती हुई पूनम रसोई में गई और बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगी। कौशल्या जी अपनी बहू के रूप को देख करके थोड़ा डर रही थी, लेकिन राहुल उन्हें तसल्ली देते हैं, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रसोई में पूनम जैसे तैसे करके खाना बनाते हैं और तैयार होकर ऑफिस के लिए कमरे में निकल जाते हैं। तो आंगन में बैठे हुए राहुल से कहती है, क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, अभी तक रेडी नहीं हो रही, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, आज कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा राहुल पूनम से कुछ भी नहीं कहता है। पूनम जल्दी में थी, वैसे भी आज खुद खाना बनाने की वजह से लेट हो रही थी। ज़्यादा बात न करके वो अपने टिफ़िन उठाकर जल्दीबाजी में ऑफिस के लिए निकल गई। जब सुबह को वापस आई तो देखा घर में न तो राहुल है और न ही उसके माता पिता, घर के बाहर ताला लगा हुआ है। देख करके पूनम राहुल को फ़ोन करती है कि तुम सब लोग कहाँ गए हो, अभी तक वापस नहीं आए हो। राहुल कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम इस समय ऑफिस से आती हो, इसी घर की दूसरी चाबी सुबह ही तुम्हारे पर्स में रख दी थी, एक बार तुम पर्स को देखो, चाबी तुम्हारे पास ही है। पूनम पर्स खोलती है तो सच में उसकी एक दूसरी चाबी रखी है। फ़ोन पर बात करते करते ही हल्का घर के अंदर आ गई और कहती है, आखिर तुम लोग कहाँ गए हो, यह तो बता दो। कुछ नहीं, आकर बताता हूँ, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए आया था। उसके बाद राहुल फ़ोन काट देता है। इधर पूनम को रोज़ ही ऑफिस से आने के बाद कौशल्या जी चाय बना कर रखती थी, लेकिन आज वे घर पे नहीं है, खुद चाय बनानी पड़ी, सुबह भी खाना बनाना पड़ा, इसलिए आज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रही है। लग रहा है कि कब कौशल्या जी आई और वह उन पर चिल्लाए। 2 घंटे के बाद राहुल अपने माता पिता को घर लेकर आया तो पूनम कौशल्या जी पर चिल्लाते हुए कहती, कहाँ गई थी, ऐसा क्या काम था जहाँ पर तुम भी चली गई, तुम्हें पता है मैं ऑफिस से इतना थक कर आती हूँ, मुझे भी आकर चाय बनानी पड़ी। कौशल्या जी कहती है, बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी के पैर में कल चोट लग गई थी, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने पट्टी कर दी है। हाँ तो तुम्हारे जाने की क्या ज़रूरत थी, राहुल ले जाता, तुमने उधर जाकर क्या कर लिया, पट्टी को डॉक्टर करनी थी। अब चलो रसोई में जाकर शाम का खाना बनाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। अपनी पत्नी को माँ पर इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्साते हुए कहता है, अब बस पूनम बहुत हो गया,
अब तुमने मेरी माँ से कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या किया है मेरी माँ ने जो तुम उन पर इतना चिल्ला रही हो? अरे अपने लिए चाय बनाई थी, किसी और के लिए नहीं बनाई थी। चाय बनाकर पी ली और कौन सा एहसान कर दिया मेरी माँ पर। अब तुम्हें अपने काम खुद करने की आदत डालनी होगी। मेरी माँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगी। पूनम राहुल का मुंह ताकती रह जाती है। राहुल अभी अभी बाहर से आया है, उसके हाथ में कुछ पैकेट हैं। अपने हाथ में लिए हुए पैकेट को खोलकर उसमें से चमचमाते हुए नए जूते निकालता है और अपने पिता को पहनाते हुए कहता, देखो पापा, यह जूते आपके नाप के आए हैं, यह कटेंगे नहीं। एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी जूते लेकर आया हूँ आपके लिए। एक सपोर्ट वाले, ये घूमने में बहुत आरामदायक होती हैं और दूसरी कहीं आने जाने के लिए। और माँ, आपके लिए मैं भी 2 जोड़ी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। पापा के जूते और माँ की साड़ियाँ देख करके पूनम के होश उड़ गए। चिल्लाते हुए राहुल से कहती है, अरे तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाना था तो उसको दिखा लेते, पर इन दोनों लोगों को इतनी सारी शॉपिंग कराने की क्या ज़रूरत थी? अगर जूते की ज़रूरत थी तो तुम्हारे पुराने जूते पड़े थे, मैंने दे दिए थे। मेरी पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी, मैं माँ को दे देती। नई साड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत थी? बस पूनम, इससे आगे एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा पुराने जूते नहीं पहनेंगे और मेरी माँ पुरानी साड़ी नहीं पहनेगी। आज उनका बेटा कमाने वाला है, उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ला कर दूँगा। मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। क्या मैं अपनी सैलरी से अपने माता पिता की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता? अगर तुम्हें मेरे माता पिता से इतनी ही तकलीफ है तो तुम्हें जहाँ रहना है उधर जाकर रह सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपनी आवाज़ को कम करते हुए पूनम कहती है, तुम्हें जो समझ में आए वो समझो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तुम परेशान नहीं करो। कि मैं समझता हूँ कि तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास में समय की कमी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी माँ को तुम घर की नौकरानी बना दो। मेरे पापा को तुम पुराने जूते पहनने को दो, जितना ज़रूरी होगा माँ काम करेगी। आज पूनम अपने पति राहुल के गुस्से को देखकर दंग रह गई। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी और किरी उसके सासुर पे नहीं चलने वाली है और अपने पति के गुस्से को देखकर पूनम शांत हो जाती है। कुछ दिनों तक दोनों में बात नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल सही होने लगता है। पूनम को कुछ ही दिनों में घर के काम करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि कौशल्या जी काम ना कराती हो, रसोई में वो बहू का हाथ बटाती थी, बाद में घर के सारे काम समेट देती थी, जिसमें भी छोटे मोटे काम होते थे वो करती थी। लेकिन हाँ, पहले जो पूनम ने अपनी सासू माँ को घर की नौकरानी बना कर रखा था, अब राहुल अपनी माँ को उस तरह से नहीं रखना चाहता था। आज अशोक जी और कौशल्या जी अपनी बेटी बहू के घर में बहुत ही प्रसन्न होकर रह रहे हैं। बेटा भी उनके दुख तकलीफ की हाल चाल ले लेता है और माता पिता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अरे बेटा, दिन के 24 घंटों में 10 दिन में भी उनसे 2 मीठे बोल बोल लेता है तो माता पिता को इतने ही खुश हो जाते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए और उनकी ज़रूरत भी बहुत सीमित होती है। तो अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना बच्चों का ही कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।